मेरी प्यारी सहेली रितिका, सबको खुश रखने वाली रितिका को जिंदगी या कहो पति इतना दुख देगा, किसी ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। मैंने कई बार इस बारे में पूछना चाहा, लेकिन रितिका टाल देती। शायद उसके मन में कुछ चल रहा था। देखो रितिका, तू मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? आखिरकार रितिका ने आज सब कुछ बता ही दिया। तू तो जानती है कि क्या कुछ नहीं गुजरा मुझ पर, परंतु समय का खेल समझकर सब स्वीकार करती रही। अतुल 2 बच्चे देखकर मुंह मोड़ गया और दूसरी शादी कर ली। मैंने सह लिया। सब रिश्तेदार दूर चले गए। किसी ने यह नहीं सोचा कि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ कैसे जीऊँगी, क्या करूँगी। वह तो भला हो सिद्धिका, जिन्होंने अपने पति से कहकर मुझे यह जॉब दिलवा ली और मेरे घर की गाड़ी चल पड़ी। यह तो मैं भी जानती हूँ, और तेरे साहस की मिसाल मैं ही नहीं बल्कि जितने भी परिचित हैं सब देते हैं। मैंने उसे सहारा देते हुए कहा। पर अब जब सब कुछ ठीक हो गया, फिर तेरी उदासी की बात समझ में नहीं आ रही। इतना सब कुछ सहते हुए भी तूने अपना जीवन बड़ी जिद्दा दिल से जिया ही नहीं, उसके हर पल को भी महसूस भी किया। मैंने कहा, अपने बच्चों की कैरियर को बहुत ऊपर पहुंचाया, यही नहीं कॉलोनी में अच्छी इज्जत भी कमाई। अब तो सब ठीक है, फिर क्या बात है? तू ठीक कह रही है, पर एक बात तो है ना कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। उसने कुछ हंसते हुए कहा। अच्छा, ऐसा क्या है? देख, बहुत देर हो गई है, अब रुक मत। रितिका ख्यालों में खो गई, मानो उसका जीवन उसके सामने जलचित्र की तरह घूम रहा हो। अतुल का उसकी ज़िंदगी में आना, वह उसकी तरफ यूँ खींचती चली गई जैसे पतंग के साथ डोर। दुनिया के रिवाज सब उसके लिए बेमानी हो गए थे। मम्मी पापा ने कितना डांटा था, ऊंच नीच सब समझाई थी, पर वह तो जैसे दीवानी हो गई थी। पापा गुस्सा होते, मम्मी अपना वास्ता देती, पर उसके लिए सब बेकार था सिवाय अतुल के। एक दिन जब अतुल से मिलने जा रही थी तो पापा ने डांटते हुए कहा, तुम नहीं मानोगी, क्या है उस अवारा में जो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? पापा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। बहुत पछताओगी तुम, बेटा मान जाओ, वह अच्छा लड़का नहीं है, पापा ने समझाते हुए कहा। पापा, वह मेरी ज़िंदगी है, रितिका जिद करते हुए बोली। तो ख़त्म कर दो अपनी ज़िंदगी, झल्लाते हुए पापा बोले। क्या कह रहे हो जी? कुछ भी हो, रितिका हमारी इकलौती बेटी है, मम्मी बोली। उसी का तो फ़ायदा उठा रही है, पर जीते जी कैसे कुएं में धकेल दी अपनी बेटी को। पापा, कुछ भी हो, मैं अतुल से ही शादी करूँगी। तो फिर अपना चेहरा हमें कभी ना दिखाना, पापा गुस्से से बोले। ऐसा मत कहो, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकूँगी, मम्मी ने सिसकते हुए कहा। चुप रहो, तुम्हारे ही लाड़ का नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है, पापा गरजते हुए बोले। और रितिका सबको अनदेखा कर अतुल के साथ चली गई। बाद में पता चला कि दोनों ने शादी कर ली है। पापा ने अपने सीने पर पत्थर रख लिया, परंतु मम्मी बेटी की याद में बीमार पड़ गई और एक दिन उसकी याद को अपने साथ लिए दुनिया से विदा हो गई। उधर रितिका अतुल के साथ बहुत खुश थी, लेकिन जब उसे अपने माता पिता की याद आती तो उदास हो जाती। शुरू में अतुल उसका बहुत ध्यान रखता था। समय के साथ वह एक बेटी और एक बेटे की माँ बन गई। कुछ दिनों से रितिका नोट कर रही थी कि अतुल अब उसका उतना ध्यान नहीं रखता जितना पहले रखता था। कुछ दिन तो रितिका ने इसे हल्के में लिया, सोचा शायद काम का बोझ ज़्यादा है, परंतु फिर यह रोज का नियम बन गया। अतुल, आजकल तुम बहुत बिजी रहने लगे हो, रितिका ने कुछ उदास स्वर में कहा। घर चलाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, अतुल ने कहा। काम तो पहले भी होता था, पर आजकल कुछ ज़्यादा हो रहा है क्या? अतुल टाल कर चला गया, पर आज रितिका ने इसे कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से लिया। अब तो रात को भी देर से आना अतुल का नियम बन गया था। रितिका पूछने की कोशिश करती तो झगड़ा होने लगता। उस दिन तो हद ही हो गई। उसकी सहेली आई थी। मुस्कुराते हुए रितिका ने पहले तो परिचय कराया। अतुल, ये मेरी सहेली है, यहाँ इसे कुछ काम है, करीब हफ्ता भर रहेगी। रितिका, यह मेरा घर है, कोई होटल नहीं जो कोई भी यहाँ आकर रहे। रितिका दिखती रह गई। अतुल जी, आप चिंता न करें, मैं मैनेज कर लूँगी, रूपाली ने कहा। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, अतुल ने हंसते हुए कहा। सबने इसे मजाक में ले लिया,
पर रितिका नहीं जानती थी कि उसने अपने लिए कितनी बड़ी खाई खोद ली है। जो अतुल रोज देर रात आता था वह शाम की चाय घर में ही पीने लगा। शुरू में तो रितिका खुश हुई, पर फिर धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि अतुल उसके लिए नहीं बल्कि रूपाली के लिए जल्दी आता है। चाय पीने के बाद दोनों ही किसी न किसी बहाने निकल जाते। कभी बाहर से खाना खाकर आते, कभी उसे आदेश देकर बनवाते। मम्मी, ये आंटी और कितने दिन रहने वाली हैं? एक दिन रितिका के बेटे आयुष ने पूछ लिया। क्यों बेटे, आंटी से तुम्हें क्या तकलीफ है? रितिका ने पूछा। मम्मी, जब देखो तब आप आंटी की सेवा में लगी रहती हो, जैसे वो कोई रानी महारानी हो। आयुष ने कुछ चिढ़ते हुए कहा। हाँ मम्मी, और वे तो कोई काम नहीं करती, बस पापा से बातें करती रहती हैं जैसे वे ही इस घर की मालिक हो। बेटा, ऐसा नहीं कहते, वे मेहमान हैं, उन्हें कुछ काम है यहाँ, जब हो जाएगा तो चली जाएंगी। रितिका ने बच्चों को तो दिलासा दे दिया, किंतु अपने को ना समझा सकी। सारी रात बड़ी बेचैनी में काटी और फैसला किया कि सुबह रूपाली और अतुल से बात करेगी। दूसरे दिन सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तो रितिका ने अतुल से कहा, सुनिए, मेरे ख्याल में अब तो काफ़ी दिन हो चुके हैं। अगर रूपाली का काम बाकी है तो वह किसी गर्ल्स हॉस्टल में इंतज़ाम कर लेगी। क्यों, ऐसी भी क्या जल्दी है? अतुल ने कहा। बात कुछ नहीं, बस बच्चों के एग्ज़ाम सिर पर हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, फिर मेहमान कुछ दिन के ही अच्छे होते हैं। कैसी बातें कर रही हो रितिका? क्या रूपाली से यह सब कहते ठीक लगेगा? फिर एक तो वह तुम्हारी सहेली है, इस नए शहर में कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए या कहीं भी इंतज़ाम करे, यह हमारी प्रॉब्लम नहीं। रितिका ने कुछ झल्ला कर कहा। ठीक है, कुछ दिन और देखो, या तो वह कोई इंतज़ाम कर लेगी या फिर मैं ही उसका कोई इंतज़ाम कर दूंगा, तुम परेशान ना हो। अतुल उसे दिलासा देकर ऑफिस चला गया। अतुल का सारा दिन उधेड़-बुन में बीता। अब उसे रूपाली का साथ अच्छा लगने लगा था। वह उसके बिना नहीं रहना चाहता था, परंतु रितिका का क्या इलाज किया जाए? बहुत सोचने के बाद अतुल ने एक उपाय सोचा। उसने शहर से बाहर बनी नई कॉलोनी में एक मकान किराए पर लिया और उसमें रूपाली को शिफ्ट कर दिया। एक बार को रूपाली हिचकिचाई, कहा, अतुल, क्या यह ठीक होगा? देखो रूपाली, तुम्हारा कोई नहीं है और अब ना ही मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। तुम बताओ, क्या तुम मेरे बिना रह पाओगी? इतने दिन साथ गुजारने के बाद क्या हम दोनों को एक दूसरे की आदत नहीं हो गई है? यह तो ठीक है, परंतु रितिका और बच्चे, ऊपर से यह समाज क्या हमें जीने देगा? रूपाली कुछ सोचते हुए बोली। देखो रूपाली, अब मेरी तुम्हारी बात बहुत बढ़ गई है। अब ना तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ और ना ही तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। तुम्हारी तो तुम ही जानो, पर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे विचार भी यही हैं। वह सब तो ठीक है, परंतु रितिका मेरी सहेली है और उसके साथ यह गलत होगा। तुम अब सिर्फ अपने और मेरे बारे में सोचो रूपाली। अतुल ने बात खत्म करते हुए कहा। अब देखो, इस शहर में कितने ही लोगों से तुम्हें मिलवा दूंगा जिन्होंने न सिर्फ दो शादियां कर रखी हैं, वरन दोनों निभा भी रहे हैं। परंतु लोग क्या कहेंगे? रूपाली बोली। देखो रूपाली, अब तुम कुछ मत सोचो, सोचो तो सिर्फ अपनी नई लाइफ के बारे में। अतुल की बात सुनकर रूपाली ने उससे सोचने के लिए 2 दिन का समय मांगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान यहाँ है। अतुल घर पहुँचा तो रितिका और बच्चे उसे अकेला देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि रूपाली चली गई है अपने शहर। रितिका ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज अकेली? क्या रूपाली वापस चली गई? अतुल चुप रहा और अपने कमरे में कपड़े चेंज करने चला गया। रितिका कुछ सोचती रह गई। जब वह वापस आई तो रितिका ने फिर दोहराया, आपने बताया नहीं कि रूपाली वापस चली गई है क्या? देखो रितिका, तुमने चाहा कि रूपाली यहाँ से चली जाए और वह चली गई। अब वह कहाँ गई है, क्यों गई हैं, इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। रहा मेरे जल्दी आने का प्रश्न, तो आज मैं यह फैसला करके आया हूँ कि अब मैं रूपाली से शादी कर रहा हूँ। तुम साथ रहोगी या अलग, यह फैसला तुम्हें करना है। रितिका और बच्चे यह सुनकर हैरान रह गए। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? रितिका ने लगभग चीखते हुए कहा। दोनों बच्चे डर गए। तभी रितिका को लगा कि उन्हें बच्चों के सामने ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। अतः उसने सामान्य होने की कोशिश की और बच्चों से कहा, बेटा,
आप अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। अब बच्चे इतने भी छोटे नहीं थे कि वे अपनी माँ की बात ना समझ सके। दोनों सिर झुकाए अपने कमरे में चले गए। हाँ, अब बताओ कि तुम क्या कह रहे थे? तुम्हें रूपाली से शादी करनी है? तुम इतनी बड़ी सज़ा मुझे कैसे दे सकते हो? सिर्फ तुम्हारे कारण मैं अपने माता पिता और घर परिवार को छोड़ कर आई थी। हाँ, तुम आई थी, पर यह फैसला भी तुम्हारा था। फिर मैं कब मना कर रहा हूँ? क्या बिगड़ जाएगा अगर रूपाली भी हमारी साथ रहे? अतुल ने कहा। यह कभी नहीं हो सकता अतुल। तुम मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। धोखा? जो धोखा करता है उसे धोखा ही तो मिलता है। यही दुनिया का सत्य है। तुमने भी तो अपने माता पिता को धोखा दिया था। तुम्हारी माँ असमय गुजर गई। वे क्या जी पाई? और पिताजी, वे भी जैसे जी रहे हैं वह जीना नहीं होता। क्या तुमने उनके लिए कभी सोचा? आज बात करती हो धोखे की। उसकी वजह भी तुम थे अतुल। तुमने तो मुझे न घर का छोड़ा न घाट का। रितिका ने सिर थामते हुए कहा। अब यह फैसला तुम्हारा है रितिका, तुम साथ रहो या अलग। हाँ, यह जरूर है कि तुम्हारे और बच्चों के खर्च का पैसा मैं तुम्हें देता रहूँगा, अतुल ने कहा। बस करो अतुल, तुम क्या दोगे? जाओ, आज से तुम्हारा नया घर, नई पत्नी तुम्हें मुबारक। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। चले जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त। रितिका ने चिल्लाकर कहा तो अतुल चला गया। रितिका की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसकी बनाई दुनिया, उसका घर, उसके सपने, सब कुछ भरभरा कर रह गया। तभी रितिका की तंद्रा भंग हुई। फिर क्या हुआ रितिका? मैंने पूछा। होना क्या था, अतुल मुझे अधर में छोड़कर चला गया और आज मैं अपने बच्चों के साथ अकेली ज़िंदगी गुजार रही हूँ। सारे दुख, सारा अकेलापन अपने अंदर समेट चलती जा रही हूँ बस। परंतु कब तक? मैंने पूछा। जब तक जीवन है, ना मैं हारूंगी, ना अतुल के पास जाऊंगी और ना ही अपने पिता के पास। चल जाने भी दें। जब भी कभी तू अकेलापन महसूस करेगी, मुझे अपने करीब पाएगी। उधर अतुल ने रूपाली से शादी कर ली और अपने नए घर में मगन हो गया। धीरे धीरे उनका रिश्ता सभी को मालूम हो गया। सामने तो कोई कुछ भी नहीं कहता था, परंतु पीठ पीछे सभी उसकी बुद्धि पर तरस खाते। देखो, अतुल ने इस उम्र में अपनी इतनी सुंदर सुघड़ पत्नी व 2 बच्चों को छोड़कर नई शादी कर ली। अशोक जी बोले। भाई, हम तो रितिका भाभी के बारे में सोचते हैं। वे अकेले ही हर हालत का सामना कर रही हैं। हेमंत जी कुछ सोचते हुए बोले। ऐसा नहीं था कि अतुल को इन सब बातों का पता नहीं था, परंतु वह बड़ी चतुरता से सफाई दे देता था। एक दिन अतुल लौटा तो उसके हाथ में शिमला के 2 टिकट थे। घर में घुसते ही चिल्लाया, रूपाली, ओ मेरी रूपा, देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या लाए हैं? रूपाली ने पूछा। सोचो क्या हो सकता है? रूपा मुस्कुराकर बोली। क्या होगा? मूवी के टिकट होंगे या फिर होटल में डिनर का ऑफर। नहीं, हम कल 1 हफ्ते के लिए शिमला जा रहे हैं। क्या नज़ारा होगा, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। चलो फटाफट पैकिंग कर लो। दूसरे दिन जब वे शिमला पहुँचे तो लगभग सारे होटल बुक थे और फिर ऑटो वाले की सहायता से जो होटल मिला उसे देखकर अतुल को ज़बरदस्त झटका लगा। वही होटल और तो और वही कमरा जहाँ वह पहली बार रितिका को लेकर आया था। उसे सकते में देखकर रूपाली बोली, क्या हुआ, आप कहाँ खो गए? कुछ नहीं, बस यूं ही जरा सोच रहा था कि देखो वक्त भी क्या क्या खेल दिखाता है। अभी कुछ दिन की तो बात है, मैं किसी काम से शिमला में आया था और उस वक्त भी यही होटल और तो और यही कमरा था रूपाली। अतुल ने आधा झूठ और आधा सच बोला। वह उसे यह कैसे बताता कि यहाँ इसी कमरे में उसने और रितिका ने अपना हनीमून मनाया था। झूठ तो उसने कह दिया, किंतु उसका मन उखड़ गया था। दूसरे दिन दोनों घूमने निकल गए। यह भी अजीब बात है कि जिस रितिका को छोड़कर रूपाली के लिए वह बेताब था और उसके साथ शादी करके उसके साथ हनीमून मनाने आया था, उसे छोड़कर हर जगह उसे रितिका नजर आ रही थी। वह काफ़ी परेशान हो रहा था। उसके अंदर यह बदलाव रूपाली भी महसूस कर रही थी, परंतु उसने सोचा कि हो सकता है कोई ऑफिस की बात उसे परेशान कर रही हो। उसने बहुत पूछा भी, परंतु उसने उसे टाल दिया। आज उसे ऐसा लगा कि 2-2 नावों पर सवार होना कितना कठिन है। होटल आकर वह बिस्तर पर ढेर सा हो गया। क्या बात है अतुल, काफ़ी थके थके से लग रहे हो और काफ़ी परेशान भी, अतुल ने कहा।
हाँ, थक तो गया हूँ। ऐसा करते हैं रूपाली, वापस चलते हैं। क्यों? बस ऑफिस का एक ज़रूरी काम याद आ गया है, जाना ज़रूरी है, फिर कभी प्रोग्राम बना लेंगे। ठीक है, रूपाली बोली और फिर पैकिंग करने लगी। दूसरे दिन वापस आ गए। सब काम अपने ढर्रे पर चलने लगा। एक दिन अतुल व रूपाली शॉपिंग के लिए गए तो उन्होंने आयुष को देखा। वह अपने दोस्त के साथ स्कूटी पर जा रहा था। तभी एक बाइक सवार ने उसकी स्कूटी में टक्कर मार दी और वे दोनों गिर पड़े। अतुल और रूपाली उसकी तरफ दौड़े। उसे उठाने के लिए रूपाली ने हाथ बढ़ाया तो उसने बड़ी नफरत से उसका हाथ झटक दिया। रूपाली ने कहा, आयुष, तुम ठीक तो हो? तुम तो ठीक हो। मैं ठीक हूँ या नहीं, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? आयुष ने गुस्से और नफरत से कहा। ऐसा ना कहो बेटा, मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ। रूपाली ने कुछ मायूसी से कहा। आप जानती हैं कि माँ क्या होती है? कभी आपने जाना माँ को? माँ तो बस देना ही जानती है और आपने तो बस छीनना ही जाना है। हमसे हमारे पापा को छीना, हमारे घर की सुख शांति छीनी, मेरी माँ का सुहाग छीना। आप क्या जाने माँ और माँ के त्याग को। आयुष, क्या तुमने बात करने की तमीज छोड़ दी? अतुल ने चिल्लाते हुए कहा। पापा, मैंने तो सिर्फ बात करने की तमीज छोड़ी है, किंतु आपने तो हम सबको छोड़ दिया। और सिसकते हुए आयुष चला। दोनों का मूड खराब हो गया था। दोनों वापस घर आ गए। दूसरे दिन अतुल अपने ऑफिस चला गया। रूपाली के कानों में आयुष के कहे शब्द हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। जानती हो माँ क्या होती है? तुमने तो बस छीना है। तुमने मेरे पापा को छीना है, हमारे घर की सुख शांति छीनी है, छीनी है, छीनी है, छीनी है। हाँ, मैंने अपनी सहेली का घर उजाड़ा है, उसे बर्बाद कर दिया। मैं दोषी हूँ। एकाएक रूपाली अपना सिर पकड़कर जोर जोर से चिल्लाई। तभी अचानक अतुल आ गया। बोला, क्या हुआ रूपा, तुम चिल्ला क्यों रही थी? क्यों परेशान लग रही हो? कुछ नहीं, बस यूँ ही कुछ पुरानी यादें याद हो गई थी। मगर तुम कैसे आ गए? वे अपने कुछ ज़रूरी कागजात घर पर भूल गया था। रूपाली, लिफाफे में कुछ कागज़ थे, तुमने देखा क्या? नहीं तो। कहाँ रखे थे? अलमारी में थे, ज़रा देखो तो, अतुल ने कहा और फिर सोफे पर बैठ गया। रूपाली बेडरूम की तरफ थी। थोड़ी दूर ही चली थी कि गिर पड़ी। अरे क्या हुआ? अतुल तेजी से उसकी तरफ लपका, रूपाली को उठाकर बेड पर लेटाया और पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारने लगा। रूपाली ने धीरे से आंखें खोली। क्या हुआ रूपा? तबीयत खराब थी तो मुझसे बताया होता, मैं पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। खैर कोई बात नहीं, अब चलते हैं। नहीं अतुल, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। कोई ख़ास बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। अतुल उसका माथा सहलाने लगा। देखो रूपाली, लगता है अकेलेपन की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, कुछ बिजी रहा करो। अतुल, मैंने बहुत गलत काम किया है ना, बहुत बड़ी गलती की है। कौन सी गलती रूपा? मैंने अपनी सहेली का पति छीना, उसका घर उजाड़ दिया, उसकी बददुआएं लगेगी मुझे। हमने कोई गलत काम नहीं किया है रूपा, हमने प्यार किया है, दोनों एक साथ जीवन गुजारना चाहते हैं। शादी की है, क्या गलत किया है? मैंने तो रितिका को भी कहा था कि वह हमारे साथ रहे। क्या दो पत्नियां एक साथ नहीं रह सकती? और यदि नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? मैं तो उसका खर्चा भी उठाने को तैयार था, किंतु वह ज़्यादा स्वाभिमानी बनना चाहती थी, तो उसमें हमारा क्या दोष? उसके बाद अतुल उसे समझा बुझा कर वापस अपने ऑफिस चला गया। रूपाली ने एक किताब उठाया, परंतु उसका मन फिर भी किसी काम में नहीं लगा। बार बार उसे आयुष की बात याद आ गई थी। उसका मन फिर किसी भी काम में नहीं लगा। जैसे तैसे शाम हुई और अतुल ऑफिस से आ गया। उसने चाय बनाई और दोनों अपना अपना कप लेकर टेरेस पर आ गए। क्या बात है, आज कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही मन नहीं लग रहा। चलो तो फिर आज कहीं घूम फिर कर आते हैं, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। और फिर दोनों तैयार होकर बाहर निकल गए। पास ही एक पार्क था। दोनों जाकर नरम घास पर बैठ गए। अभी कुछ देर ही हुई थी कि उन्हें वहाँ बैठे, तभी एक तरफ से कुछ शोर सा हुआ। उत्सुकतावश दोनों भी वहाँ पहुँच गए। बड़ा ही अजीब नज़ारा था। एक औरत अपने पति के साथ मारपीट कर रही थी। उन्होंने कारण पूछा तो पता चला कि उसने अपने पति को दूसरी औरत के साथ पकड़ लिया था। यह कहने को तो एक साधारण बात थी, परंतु इस बात ने रूपाली के मन मस्तिष्क पर उल्टा प्रभाव डाला। उसके दिमाग में रितिका का चेहरा घूम गया। उसे और गिल्टी महसूस होने लगी।
अब यह रोज का नियम हो गया था कि रूपाली चुपचाप अपने काम निपटाकर उदास सी रहती। उसकी इस हालत से अतुल परेशान रहने लगा। जो जीवन उन्होंने चुना था वह उन्हें बजाय खुशी देने के परेशानी देने लगा। और हद तो तब हुई जब रूपाली ने न सिर्फ डिप्रेशन में बल्कि आक्रामक भी हो गई। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, गुस्से में कोई भी चीज़ उठाकर फेंक देना उसका नियम बन गया। एक दिन तो छोटी सी कहासुनी पर रूपाली ने कप उठाकर अतुल को दे मारा। तब अतुल को लगा कि अब कुछ ठीक नहीं है। वह उसे लेकर न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया। डॉक्टर ने रूपाली की जांच करके कहा, अतुल, रूपाली के दिमाग को कोई सदमा लगा है जिसकी वजह से इनकी यह दशा हुई है। फिर डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखी और कहा, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें। दवा चलती रही। अतुल हर संभव कोशिश करता कि रूपाली खुश रहे, पर कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा हो जाता कि रूपाली को रितिका का बुझा चेहरा और आयुष के शब्द याद आ जाते। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अब इस बात की चर्चा आसपास होने भी लगी थी। अभी दोपहर को वह बालकनी में खड़ी थी कि एक पड़ोसन ने इशारा करते हुए दूसरी पड़ोसन से कहा, सुना है रूपाली को कुछ दिमागी बीमारी है। अरे भाई, किसी का बुरा करके कोई सुखी हुआ है कभी? मुझे तो बेचारी रितिका पर तरस आता है। इसने उसका पति छीन कर उसे और उसके 2 बच्चों के साथ बुरा किया। अब भरेगी भी तो यही ना। इतना सुनकर रूपाली कमरे में आ गई और आते ही बिस्तर पर पड़ गई। जब लंच के लिए अतुल आया तो उसने देखा और तुरंत उसे लेकर डॉक्टर के यहाँ गया। डॉक्टर साहब चिंतित होकर बोले, अतुल, इतनी दवा के बावजूद रूपाली में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि इन्हें हॉस्पिटलाइज करना होगा। कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब, परंतु रूपाली को ठीक कर दीजिए। उसी समय डॉक्टर ने रूपाली को दाखिल कर लिया। अतुल अब तिहरी मुसीबत में फंस गया। एक तरफ उसका काम, दूसरी तरफ घर और अब अस्पताल भी सुबह शाम जाना। वह बुरी तरह थक चुका था। उस दिन के बारे में सोचता जब वह रूपाली को लेकर घर और बच्चों को छोड़ कर आया था। विवाहेतर संबंध का सच अब उसकी समझ में अच्छी तरह से आ रहा था, परंतु क्या हो सकता था? अब गले पड़े ढोल को बजाने के सिवा कोई चारा नहीं था। ना तो वह रूपाली को छोड़कर वापस रितिका के पास जा सकता था और रूपाली थी कि वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर, जैसे तैसे वह अपनी तीनों जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन राधिका बाजार गई। वहीं उसे प्रीति मिली। दोनों ही बड़े गर्मजोशी से मिली। तभी प्रीति बोली, चल, बहुत दिनों के बाद मिली है, कहीं बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। नहीं प्रीति, जल्दी घर जाना है, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, रितिका ने जवाब दिया। चल भी ना, कितने दिनों बाद तो मिली है, थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। और फिर दोनों एक कैफ़े हाउस में चली गई। बातें करते करते बात रूपाली पर आकर ठहर गई। अचानक प्रीति बोली, सुना है रितिका आजकल अतुल बहुत परेशानी में है। क्यों? अब तो उसे खुश रहना चाहिए। उसने रूपाली से शादी भी कर ली और जो वह चाहता था, और मैं भी उससे कोई वास्ता नहीं रखती जिसका उसे डर था। अरे यह सब तो ठीक है, परंतु सुना है रूपाली डिप्रेशन में आ गई है और आजकल सिटी अस्पताल में दाखिल है। डिप्रेशन में वह? परंतु उसे तो वह सब प्राप्त है जिसकी उसको चाह थी। अब उसे और क्या चाहिए? देखा जाए तो डिप्रेशन में तो मुझे आना चाहिए। मेरा तो सब कुछ उसने छीन लिया। खैर छोड़ो, सब समय का खेल है। पर प्रीति, यह तो बता कि तुझे कैसे पता चला कि वह सिटी अस्पताल में दाखिल है? अरे मैं तो इनके एक दोस्त को देखने गई थी, तभी वहाँ अतुल मिले थे, वही बता रहे थे। अच्छा, किस वार्ड में है? रोल नंबर क्या है? रितिका ने पूछा। क्यों, अब भी तुझे उससे मिलने जाना है? प्रीति ने पूछा। हाँ यार, सोच रही हूँ मिल लेती हूँ। कुछ भी हो, वह मेरी सहेली है और उसकी देखभाल करने वाला कोई भी तो नहीं है। उसकी करनी उसके साथ और मेरी करनी मेरे साथ। कह रितिका रूपाली का रूम नंबर लेकर घर आ गई। बच्चों ने उसे बहुत मना किया, परंतु उसने यही कहा कि इस सारे किस्से में जितनी गुनाहगार रूपाली है, उससे कई अधिक गुनाहगार अतुल भी है और इसका खामियाजा अकेली रूपाली उठा रही है। एक दिन वह रूपाली से मिलने अस्पताल पहुंची। वहां उसने देखा कि रूपाली चीख चिल्ला रही है। तभी डॉक्टर आए और उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया। धीरे धीरे रूपाली नींद की आगोश में चली गई। रितिका वहां रखी कुर्सी पर बैठकर गहरी सोच में डूब गई।
उसे रूपाली पर बड़ा तरस आ रहा था। वह सोच रही थी कि क्या यह वही रूपाली है जो उसके पास आई थी। तब कितनी निर्मल, कितनी खुश मिजाज और सुंदर थी, और आज ऐसी पड़ी है बेचारी। रितिका का दिमाग कुछ कह रहा था और दिल कुछ और। दिल तो कह रहा था कि यह उसकी सहेली है और उसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए, मगर दिमाग में तो चल रहा था कि उसने उसके साथ क्या क्या किया था। वह बड़ी दुविधा में पड़ी थी, परंतु उसके पैर डॉक्टर केबिन की तरफ चल पड़े। डॉक्टर साहब, मैं अंदर आ सकती हूँ? रितिका ने पूछा। यस, कम इन, डॉक्टर बोले। उसने डॉक्टर साहब से रूपाली के बारे में सारी जानकारी ली और उसे डिस्चार्ज करा लिया। अगले दिन जब अतुल रूपाली के कमरे में पहुंचा तो रूपाली वहां नहीं थी। उसने नर्स से पूछा तो उसने बताया कि कल कोई मेम साहब आई थी। अपने को उसका दूर का रिश्तेदार बता रही थी। वे ही उसे अपने साथ ले गई हैं। अतुल ने बहुत खोजबीन की, परंतु कुछ हासिल ना हुआ। उसने बहुत हंगामा भी किया, किंतु कुछ हाथ ना लगा तो उसने डॉक्टर को धमकी दी कि वह लापरवाही के तहत पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएगा। परंतु डॉक्टर ने उसे न जाने क्या पट्टी पढ़ाई कि वह चुपचाप अपने घर चला गया। अतुल घर पहुंचा तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। उसका तो यह हाल हो गया है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। खाली घर उसे काटने को दौड़ रहा था। एक और रूपाली जिसका कुछ पता ना था, तो दूसरी और रितिका। उसके पास जाने का उसमें साहस ना था। एक डर यह भी अतुल को सता रहा था कि कहीं कोई रूपाली के बारे में न पूछ ले। रूपाली कहाँ गई है कहाँ नहीं, उसे यह पता नहीं था। कहीं उसका कोई रिश्तेदार ना धमके। अतुल अपने स्तर पर चुपचाप उसकी खोजबीन में लगा था। इसी उधेड़ बूंद में वह चला जा रहा था। देखा सामने से रितिका आ रही है। वह उससे बचना चाहता था कि वह सामने आ गई और उसे देखकर बोली, कैसे हो अतुल? ठीक हूँ, अतुल ने जवाब दिया। और रूपाली कैसी है? प्रश्न सुनकर अतुल को काटो तो खून नहीं, सारी बातें यही पूछोगी। रितिका, चलो कहीं बैठकर कॉफ़ी पीते हैं, अतुल ने कहा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, रितिका बोली। रितिका, सच तो यह है कि रूपाली की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसे मैंने सिटी अस्पताल में दाखिल कराया था, किंतु पता नहीं उसकी कौन सी दूर की रिश्तेदार वहाँ आ गई और मेरी गैर मौजूदगी में उसे अपने साथ ले गई। फिर तुमने ढूंढा नहीं रूपाली को? बहुत ढूंढ रहा हूँ, परंतु कुछ पता नहीं चल रहा है, अतुल परेशान सा बोला। अब क्या करोगे? पुलिस में रिपोर्ट करोगे? यही तो नहीं कर सकता हूँ। क्यों? रितिका ने पूछा। क्योंकि डॉक्टर और उसकी अनजानी रिश्तेदार मुझे धमकी दे रहे हैं कि वह मुझे दफ़ा 420 के केस में फंसा देंगे, क्योंकि एक पत्नी और बच्चों के होते हुए मैंने दूसरी शादी की। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ़ कर दो रितिका। अतुल, तुम तो वह इंसान हो जो किसी का भी सगा नहीं हो सकता, ना मेरा और ना रूपाली का। जानना चाहते हो रूपाली कहाँ है? वह मेरे पास है और धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ कर रही है, किंतु अब वह तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। जैसे ही वह ठीक हो जाएगी वापस चली जाएगी, और तुम अपना स्वयं सोच लो। अतुल कोई जवाब देता उससे पहले ही रितिका उसकी नज़र से दूर जा चुकी थी। उसके चेहरे पर संतोष की रेखा थी। जो धोखा अतुल ने उसे दिया था, आज उसका सबक भी उसे मिल गया था। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।